नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ओंकार चौधरी जी की दी ओंकार चौधरी शो को भी सब्सक्राइब करें और धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल, जो धीरेन्द्र पुंडीर जी की चैनल है, जिसको इन्होंने वापस उठा लिया है। पहले जो है इनके ऊपर दुश्मनों ने कब्जा कर रखा था, कह रहे थे कि नहीं ये मत चलाइए, लेकिन अब जो है उन्होंने कहा नहीं है, मैं तो चलाऊंगा इसको। तो वो धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल भी अब एक्टिव है, उस पर भी आप कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारा QR स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। नीचे लिंक दिए हुए हैं, उनको क्लिक करके भी ये कार्य आप कर सकते हैं। और मैं चलता हूँ सीधे ओंकार जी के पास। ओंकार जी, राजनाथ सिंह जी कल कह रहे थे कि साहब कि आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा होगा, तो लोग क्या चाहते हैं? देखिए, लोग जो चाहते हैं उसको मद्देनजर रख करके भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से अपने संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में कुछ चीजों को रखे रही है और बार बार उसको अंडरलाइन करती रही है। उसमें से दो काम तो उसके पूरे हो गए हैं। एक, अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। दूसरा, कश्मीर से 370 और 35A की विदाई। तीसरा, UCC, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है और दूसरे राज्यों के प्रति भी उनकी संकल्पबद्धता सामने आ चुकी है। लेकिन 370 और 35A हटा करके अभी ये मेरा मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि काम पूरा हुआ नहीं है, काम अभी अधूरा है। जो 24 सीटें हम जम्मू कश्मीर विधानसभा में रखते हैं POK के लिए, तो वो काम तो अभी पूरा हुआ नहीं है कि उसको पूरी तरीके से भारत में मिलाया जाए। इस देश में बहुत सारे लोगों का ये मानना है, खास तौर से जो रणनीतिक और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, कि समस्या की जड़ POK बना हुआ है और वहां पर जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है या उनको वहां पर रहने की, छिपने की जगह दी जाती है, जो लॉन्चिंग पैड हैं, वो मैक्सिमम इसी इलाके में हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल इस इलाके में हैं, वरना फिर बालाकोट तक हमारे वायुसेना के लड़ाकू जहाजों को नहीं जाना पड़ता। पाकिस्तान में तो यत्र तत्र सर्वत्र की स्थिति है। हर तरफ जो है वो आतंकवादियों के अड्डे, ट्रेनिंग सेंटर और छुपने की और रहने की जगह, और इनके आकाओं को भी संरक्षण दिया ही जाता है। तो जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो तो ये हैं कि भाई ये जो रह रह करके निर्दोषों का, मासूमों का खून बहाया जाता रहा है, ये बंद हो। और ये बंद कैसे होगा? ये बंद तब होगा जब जहां से इनका ओरिजिन है, जहां से इनका स्रोत है, उस स्रोत को खत्म किया जाए। तो उस स्रोत को खत्म करने के प्रति पहले भी बयानबाजी तो बहुत होती रही है, लेकिन संकल्प इस बार थोड़ा सीरियस दिखाई दे रहा है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में रोक करके नई दिल्ली लौटना और उसके तुरंत बाद से मीटिंग्स करना, हर स्तर पर ठोक बजा करके टास्क देना, फिर टास्क का ब्लूप्रिंट आपने क्या तैयार किया है, काउंटर अटैक के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे उसकी समीक्षा, वो सब तीनों सेना प्रमुखों, CDS, NSA और डिफेंस मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग। इसके बाद फिर सभी सेना प्रमुखों को अलग अलग बुला करके, अलग अलग दिन बुला करके उनके साथ एक एक, डेढ़ डेढ़, 2 2 घंटे बैठना प्राइम मिनिस्टर का,
इससे संकेत ये मिल रहे हैं कि एक तो जो बीच में खबर आई थी कि सेना को खुली छूट दे दी है प्रधानमंत्री ने, उससे एक ये मैसेज चला गया था पब्लिक में कि जैसे अब प्रधानमंत्री तो हाथ पर हाथ रख करके बैठेंगे और जो सेना चाहेगी वो करेगी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार बुला करके बातचीत कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं तैयारियों की, काउंटर अटैक की और आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे उसकी भी, उससे लग रहा है कि पूरा कंट्रोल इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले लिया है। और जो मुझे पता नहीं ऑन एयर ये बातें कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो पब्लिक की अपेक्षा रही है, हालांकि इसमें भी मतांतर है लोगों में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें ये पूरा भूभाग तो चाहिए पर वहां के लोग नहीं चाहिए। तो ये डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके, विदेश मंत्री भी कह चुके, गृह मंत्री सदन के भीतर सदन के बाहर भी कह चुके और एक दो बार प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि पीओ के सही समय आने पर हम वापस लेंगे। और कई बार ये बातें कही जा चुकी है पाकिस्तान से कि आप पीओके का पूरा इलाका खाली कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके खाली करिए। तो मुझे लगता है कि एक तो अगर जड़ों पर प्रहार करना है तो पीओके पर नजर हो सकती है इस समय, और उसको ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके सारी इस समय तैयारियां चल रही होंगी। दूसरा, जो ये स्ट्राइक हुई है, सिंधु जल समझौते को रद्द करना, चेनाब का पानी रोकना, और अब झेलम के बारे में भी सुन रहे हैं कि किशन गंगा में जो बांध है वहां से झेलम का पानी भी रोकने की तैयारी भारत कर रहा है। और नीचे जो कराची पोर्ट है वहां पर उससे कुछ दूरी पर हमारा आईएनएस जो है युद्धपोत, उससे लगातार अभ्यास चल रहा है। एंटी शिप, एंटी मिसाइल, वो सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की घेराबंदी समग्रता में करने के लिए ही इतनी मीटिंग्स ठोक बजा करके चल रही हैं। और जो भारत की जनता का आक्रोश है 22 अप्रैल की घटना के बाद, एक प्रेशर है इस समय मोदी जी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, और ये हिंदुओं की हत्या हुई है, हमें ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए। ये जेनोसाइड है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो कार्रवाई होगी और ऐसी होगी जिसे दुनिया देखेगी इस बार। जी धीरेन्द्र जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो साफ है कि देश, क्योंकि जब भी आतंकवाद से लड़ाई होती है, मेरा ये मानना कि कोई लीडरशिप जरूर उसको शेप देती है, लेकिन राष्ट्र लड़ता है। वो लड़ाई पूरे राष्ट्र की लड़ाई होती है, और मुझे लगता है राष्ट्र का जो जनमानस है वो तय करता है कि देश के उनका नेताओं का मूड क्या होगा, वो किस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है पहले तो पूरा राष्ट्र इस बार तैयार दिख रहा है। दूसरा कि इस बार ये भी तय हुआ है कि इस बार की कार्रवाई निर्णायक होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मतलब 2 थ्रेशोल्ड पार किए हैं, चाहे वो उरी अटैक के बाद हो, चाहे आप बालाकोट के बाद हो, आपने थ्रेशोल्ड पार किया है। एटॉमिक जो एक प्रेशर था, जो इस समय आप देख रहे होगे पाकिस्तान में, सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि वो लोग, तमाम लोग ऊपर वाले का नाम लेने की बजाय एटम बम एटम बम एटम बम का नाम ले रहे हैं। आपने देखा होगा, वरना पहले खिलाड़ियों को भी मैंने देखा कि वो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के भी किसी तख्ते पे खड़े हो तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करते थे। वहां के एंकर, वहां के पॉलिटिशियन, वहां के पत्रकार भी, वो सब बातचीत को शुरू करते थे इस अपने उससे। और अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, एटम बम एटम बम। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे हैं संजय जी? एटम बम ओंकार जी, इसका मतलब ये है क्योंकि दरअसल वो ये इस स्थिति में आ चुके हैं कि दुनिया भी चिंतित जरूर होती है, क्योंकि वो एक रोग कंट्री है, लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि इनको चलाना, इनको खुद मरना है। तो इसीलिए उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, और देश चाहता है कि ये एक्शन बहुत
त्वरित हो। मतलब देश की जनता में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो बहुत हार्डकोर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं या कुछ है, उनके भी अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएंगे तो वो गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि अभी तक कर क्यों नहीं रहे। जो कि लोगों का गुस्सा है वो ये है कि इस पर उनको तुरंत फैसला चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने ऐसी हिंदी फिल्में बहुत सारी देखी हैं जिसमें कोई मर गया है तो चिता पे लेटा हुआ है तो वो कहता है कि मैं दुश्मन को इसी चिता पे जला दूंगा। तो वो हिंदी फिल्मों में होता है, वो फिल्मों में होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो युद्ध की तैयारी होती है। वो चाहे 1971 का बांग्ला वार हो, बांग्लादेश में जब हम पाकिस्तान से लड़े थे तब 7 महीने की तैयारी हुई थी लगातार, मार्च से लेकर दिसंबर तक, जब तक उसने अटैक नहीं किया था। और पाकिस्तान की नर्व इस मामले में बहुत कमजोर है, वो दुनिया को चाहे जो लिखे। लेकिन आप ये सोचिए कि 65 का वार उसने शुरू किया, उसको लगा, और 71 का वार भी उसने शुरू किया, 48 में भी कबायली उसी के भेजे हुए थे। तो वो शुरू करता है, वो तनाव सह नहीं पाता। हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम उसको इतने तनाव पे ला दें कि वो खुद ही पागलपन की स्थिति में आ जाए। आप देख रहे होंगे असीम मुनीर ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए खेला था कार्ड, लेकिन आज बलूचिस्तान में वीडियो क्या कहते हैं वो अलग बात है। हम लोग बहुत सारे पाकिस्तानी वीडियो पर नहीं यकीन करते, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मीडिया से भी आते हैं वो वीडियो जिसमें वो सड़कों पर तिरंगा लहरा रहे हैं उनको रोकने की। तो ये आप सोचिए वो इस लेवल पर पहुंच गए जो स्टेट इस तनाव में है, जो अपने आप से गार आए हो। आप सोचिए उनके लोग खुद ही मतलब मैं देख रहा था, एक हैरान था वो पत्रकार, बहुत ही नेशनल मीडिया पे बैठता है, जो ये कह रहा था कि सरकार उसको ये अनुमति दे कि वो माले गनीमत में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइनों को रख ले, ये रख ले। ये दरअसल अपनी गंदगी, अपनी नफरत और अपने उस डीएनए का मुजाहिरा बार बार कर रहे हैं। लेकिन जनता को मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिया की देखना चाहिए। वॉर शुरू हो चुका है, ये वॉर चल रहा है और उस वॉर में पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। जो 1000 कट की कहानी वो बता रहा था, हम कर रहे हैं। और आप देखते हैं जो हम करते हैं, जो भी हम प्रतिबंध लगाते हैं, अगले दिन वो उसको करता है। जैसे गांव में 2 बच्चे लड़ने लगे तो क्या मैं तुझसे नहीं बोलूंगा, तो दूसरा भी कहता है मैं तुझसे नहीं बोलूंगा। जब वो पहला बोलना बंद ही कर चुका तो तुम क्या बोलोगे। तो वो स्थिति भारत की है। भारत आगे जाता है, वो उसके पीछे करता है। तो पाकिस्तान को आप देखेंगे अब तो उनके टीवी चैनल्स पर और उन सब पर जिस पर रोक लगी है, जिस पर वो जिंगोइज्म, मतलब इसलिए जिंगोइज्म कह रहा कि वो झूठ के साथ है। उनको आज तक ये यकीन नहीं है कि 1971 का युद्ध उन्होंने हारा था, उनको यकीन ही नहीं है। उनको लगता है जो पेंटे उतारी गई थी वो पेंटे भारत ने वीडियो से बना ली थी। इसी तरह से आप देखेंगे 65 के वॉर को उनको नहीं लगता। तो वो एक ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ आपको बड़े टैक्टिकली डील करना पड़ता है, क्योंकि वो नफरत में डूबे हुए लोगों का राष्ट्र है, जिनकी पूरी कहानी ही नफरत पर टिकी हुई। अगर इंडिया नहीं है, सपोज कीजिए इंडिया से अगर दुश्मनी वो बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान के होने का मतलब ही खत्म हो जाता है। संजय सर, जैसे मैं एक बार मुझे लगता है कि उस एक्स मुस्लिम की आप और हम लोग भी बातचीत सुन रहे थे, जिसमें उसने कहा था कि मैं अब एक्स मुस्लिम हूं, तो मेरे लिए पाकिस्तान के होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम हूं। पाकिस्तान तो बना था मुस्लिम पे और मैं हो गया हूं एक्स मुस्लिम। तो ये बात हमको लगता है कि भारत की जनता को समझने की जरूरत है। युद्ध जरूरी कर रहे हैं और बहुत ही इस बार फैसला कून युद्ध होगा, उसके लिए तैयारियां, और जितनी तैयारियां आप करते हैं उतना पाकिस्तान पेशेंस खो रहा है। शायद भारत सरकार ये जानती है 48, 47, 48, 65 और 71 में वॉर किसने शुरू की थी। तो ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान के आप देख रहे होंगे कि प्लेन्स जेट रात भर नहीं सो पा रहे, उनके वो रोज वो कर रहे हैं और बहुत दिन तक उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो नॉर्मल एयरलाइंस है उनके पास भी पैसा नहीं होता कि वो वहां पे कर सके। इसलिए कहीं उनके होटल जो उनके खरीदे हुए उनको सीज कर लेती है कोई सरकार, उसके बिल, मेंटेनेंस के बिल के बदले, कहीं उनके प्लेन खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ये सोचिए कितने दिन तक वो अपने जेट को उड़ा पाएंगे। वो पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पूरी दुनिया आके मध्यस्थता कर दे। वो अलग अलग जगह जाके गिड़गिड़ा रहे। तो मुझे लगता है युद्ध में जो डिप्लोमेटिक वॉर है उसमें हिंदुस्तान जीत रहा है, वॉर चल रहा है। काइनेटिक मूव जब होगा वो भी यकीनन बहुत ही फैसला कून होगा। जी संजय। तो ओंकार जी, भारत का मुसलमान क्या सोच रहा है? कम से कम आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो काफी बड़ी तादाद में जहाँ मुसलमान रहता है, वहां आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपके राकेश टिकैत की पिटाई क्यों हो गई? मैं अरशद मदनी का बयान सुन रहा था
और इनसे यही अपेक्षा है जो वो बयान दे रहा था बैठ करके। वो कह रहा था कि मोहब्बत से देश चलते हैं, और ये तो हजारों सालों से नदियां बह रही हैं, पानी बह रहा है, इस पानी को रोक करके कहाँ ले जाओगे, और इसका बड़ा गलत संदेश जा रहा है। तमाम तरह की जो बकवासबाजी ये लोग करते रहते हैं। ये लोग बंटवारे के लिए भी जिम्मेदार थे, और बंटवारे के बाद यहीं रह भी गए, वहां गए नहीं, वरना बहुत सारा किस्सा कहानी तो 1947 में खत्म हो जाती बंटवारे के साथ। लेकिन इनकी जहनियत जो है वो बार बार सामने आती है। और वेस्ट यूपी के मुसलमान की जहां तक बात है, तो कहीं का भी मुसलमान संजय जी दूसरे देश के हिस्सों से अलग है नहीं। जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर, सोच के स्तर पर आप इन लोगों के साथ बैठोगे तो ये आज नरेंद्र मोदी इस देश को लीडरशिप दे रहे हैं, उनकी जगह कोई और होगा तो ये उसके खिलाफ भी इसी तरह का विश्वमन करेंगे, इसी तरह की बातें करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में जो एक परसेप्शन इन सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड के लोगों ने और दलों के लोगों ने थोड़ा सा आग लगाने वाली कर दी है, उसकी वजह से जरा ज्यादा नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी से, और ज्यादा फायरी हो जाते हैं कई बार। प्राइवेटली जब आप बैठते हैं किसी मुस्लिम के साथ तो नॉर्मल दिखने की कोशिश तो करता है, लेकिन नॉर्मल है नहीं। और जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए, महबूबा मुफ्ती आज पहलगाम में है और वहां जाकर के लोगों से बात कर रही हैं। और मेरा तो ये कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ऐसे लोगों पर जरा बहुत करीबी से ध्यान रखिए। जरूरत पड़े तो इन लोगों को फिर से अंदर डालिए। ये इन्होंने माहौल खराब करना शुरू कर दिया है फिर से। जो OGW एक नाले में कूदा है, इम्तियाज करके है, वो 23 साल का, उसने तंगमार्ग इलाके में एक आतंकवादी ठिकाना बताया था फोर्स को, और उसके बाद जब इसको लेकर के दूसरी जगह जा रहे थे तो ये गाड़ी से कूदा, और गाड़ी से कूद करके ये उस नाला या नदी जो भी है उसको पार करके दूसरी तरफ भागना चाहता था, और ये उसमें डूब करके मर गया। तो महबूबा मुफ्ती का कहना है कि साहब ये पूरा मामला संदिग्ध है। उसके परिवार वाले कह रहे हैं 2 दिन पहले उठाया था और अब संदिग्ध स्थितियों में उस नदी में उसका शव मिला है। यानी महबूबा मुफ्ती ने कवर फायर करना शुरू कर दिया। अभी 3 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक OGW ना हो तब तक कोई आतंकवादी वारदात हो नहीं सकती। यानी जो कश्मीरी हैं वो उनको संरक्षण दे रहे हैं, छिपने की जगह दे रहे हैं, और मूवमेंट बताते हैं सेना का या जो भी उनके टारगेट है उनके बारे में। तो इस पर भी महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला को ये कहते हुए निशाने पर लिया है कि साहब एक कश्मीरी लीडर ही अगर इस तरह के बयान देगा तो फिर मीडिया को मौका मिलेगा कि वो कश्मीरियों को और मुसलमानों को बदनाम करें। तो इस तरह की बयानबाजी महबूबा मुफ्ती की तरफ से शुरू हुई है। मेरा मानना है ये खतरनाक है और ये माहौल को और बिगाड़ने का काम करेगी, क्योंकि वो अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में लगभग अप्रासंगिक होती जा रही हैं। इसलिए वो इस तरह के हमलों, क्रूर हमलों, बर्बरतापूर्ण हमलों और टारगेट करके हिंदुओं के नरसंहार को भी एक जरिया बनाना चाहती हैं वापसी के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन पर ध्यान रखना चाहिए, इनकी नकेल कसनी चाहिए। बाकी जो तैयारियां हैं सब, अब उसमें मुसलमान क्या सोच राकेश रहा है, टिकैत की तो बताइए। मुसलमान क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, वो बहुत ज्यादा अब महत्वपूर्ण रह नहीं गया संजय जी। राकेश टिकैत का जहां तक प्रश्न है, तो राकेश टिकैत पता नहीं, खतौली और अमरोहा से 2 चुनाव लड़े थे, एक बार MLA का एक बार MP का,
और दोनों में जमानतें जब्त हुई थी और दोनों में ही 10,000 से कम वोट मिली थी। तो हो सकता है उनके दिमाग में ये आइडिया हो कि पाकिस्तान से जाकर के किसी सीट से चुनाव लड़ करके देखा जाए, वरना इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना कि साहब ये जो हमला हुआ है इसके चोर तो यहीं घूम रहे हैं, भारत में ही घूम रहे हैं, यानी आप पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को भी, उसकी साजिशों को भी, आईएसआई को भी, वहां बैठे हुए आतंकी सरगनाओं को भी, और जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको भी आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। और आप बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि जिनको हिंदू मुसलमान करने से राजनीतिक फायदा होता है उन्होंने ये हमला कराया। और इनके बड़े भाई छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, वो कह रहे हैं कि साहब पानी तो वहां के किसानों के लिए है और नदी को जल रोकना, प्रवाह रोकना ठीक नहीं है। आप सड़कें रोकना ठीक है। आप राष्ट्रीय हितों के खिलाफ जाकर के कैसे बोल सकते हैं? ये बात, जो ज्ञान आप दे रहे हैं, ये ज्ञान तो सबको पता है, सबके पास है, सबको पता है कि कोई नदी बहती है तो उससे किस किस को फायदा होता है, वो फायदा ही रोकना है, उनको पीड़ा पहुंचानी है, उनको सबक सिखाना है, इसीलिए कठोर मन से इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। अभी तो केवल सिंधु का प्रवाह रोकने की बात थी, वो जल समझौता स्थगित करने की बात थी। अब तो जो बाकी दो नदियां हैं, चिनाब और झेलम, उनका भी प्रवाह रोकने की तैयारी हो गई है। तो अब क्या करेंगे? तो ये मूर्ख लोग हैं साहब। लेकिन पिटाई क्यों हुई उसकी? वो एक्चुअल में क्या हुआ था कि मुजफ्फरनगर में एक मशहूर जगह है शिव चौक, वहां पर आमतौर पर प्रदर्शन वगैरह होते हैं। तो वहां पर ये एक हिंदू संगठन था जिसने जनाक्रोश रैली का आयोजन किया था। अब राकेश टिकैत ने जो बयानबाजी की थी, देशव्यापी उसका विरोध हुआ था। यहां तक के जो इस क्षेत्र के जाट हैं उन्होंने भी इनकी बहुत तीखी आलोचना की थी, और जो किसान बिरादरी में दूसरे आपकी कास्ट होती हैं उन्होंने भी बहुत गहरी नाराजगी जाहिर की थी। तो एक तो इन्होंने उसको कहना चाहिए कवर अप करने के लिए बयान दिया कि साहब हम तो ये चाहते हैं कि भारत सरकार तुरंत इसमें कार्रवाई करे जैसे योगी जी करते हैं, यानी योगी जी की तारीफ करते हुए उसको कवर अप करने की कोशिश की। फिर ये बिना बुलाए उस हिंदू संगठन की आक्रोश रैली में पहुंच गए। अच्छा, ये अनइनवाइटेड पहुंचे वहां पे? अनइनवाइटेड पहुंचे और सीधे मंच पर पहुंच गए कि मुझे बोलने का भी मौका मिलेगा तो मैं शायद कवर अप कर पाऊंगा ठीक से। लेकिन इनका वहां जबरदस्त विरोध हो गया, नारेबाजी हो गई इनके खिलाफ, और फिर धक्का मुक्की भी शुरू हो गई। कुछ उत्साही हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने जो भगवा झंडे थे वो इन तक पहुंचा दिए, इनके चेहरे के आसपास तक पहुंचा दिए। तो जो मूल चरित्र है कि साहब धक्का मुक्की का जवाब, अरे हमारा अपना जिला, हमारा अपना इलाका, ये दुस्साहस, हमारे खिलाफ नारेबाजी, हमारा विरोध, हमें रोकेंगे और इस रैली में तो कोई भी आ सकता है, इस भाव से इन्होंने थोड़े हाथ वाथ हिलाए तो उसमें कोई इनके पीछे कार्यकर्ता इन्हीं का होगा, उसका हाथ लगा तो इनकी पगड़ी वगड़ी गिर गई, उसको इन्होंने तूल दिया, जानबूझ करके तूल दिया, क्योंकि पिछले 2 साल से ये इररिलेवेंट हो गए थे, मीडिया में भी भाव नहीं मिल रहा था और दूसरी जगहों पर भी भाव नहीं मिल रहा था। दूसरी जगह मतलब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये फुस हो चुके थे विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, तो इसलिए कौन घास डालेगा आपको। तो ये फिर से सुर्खियों में आने के लिए उछल कूद कर रहे थे, उसमें ये सब प्रकरण हो गया। धीरेन जी, इधर तो अरशद मदनी कुछ बोल रहे हैं और उधर समाचार आ रहा है कि वहां की जो देवबंदी तंजीम है पाकिस्तान की,
वो पाकिस्तान आर्मी के इख्तिलाफ में खड़ी हो गई है। और आज लाल मस्जिद, जो फेमस लाल मस्जिद, आपको ध्यान होगा, जहाँ पर मुशर्रफ वो के समय उस पर कार्रवाई हुई थी। मुशर्रफ के टाइम पे कार्रवाई हुई थी, तो लाल मस्जिद के इमाम ने ये कॉल दिया है कि हमको पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट नहीं करना है अगर भारत से लड़ाई होती है तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अरशद मदनी हिंदुस्तान में काफी मेहनत कर रहे हैं ताकि देवबंदी उलेमा जो यहाँ रुके गए, जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था, आपको याद होगा, और खासतौर से तमाम लोगों को, कि वो आजादी की लड़ाई में शामिल और तमाम चीजें, भाई जिसकी नींव रखी गई थी कि वो वहां जब 1857 के वॉर के बाद जब ये हार गए, और बहादुर शाह जफर जबकि लड़े, उसमें हिंदुओं की तादाद बहुत जबरदस्त तरीके से थी, जिसमें याद होगा कि ये जितने लोग गए थे सिर्फ लड़ने, क्योंकि ये तो दारुल इस्लाम बनाने गए थे, वो लोगों ने आके ये बनाया, देवबंद बनाया। देवबंदियों की संख्या पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है अभी भी, मतलब उस तरह से, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। वो चूंकि बेसिक लाइन यहाँ जरूर, वो थोड़ा आपको मैंने बताया कि वो देवबंद है, जिस तरह से देवबंद में है तो आसपास कौन लोग हैं, क्या है, ये सबको मालूम है कि किस तरह से वो एक ऐसी जगह पर है जहां वो बहुत ज्यादा इस तरह की स्थितियों में नहीं रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे वहां से पकड़े गए हैं जो आतंकी उस इलाके से हैं। मैं कुटेसरा चूंकि उसी इलाके में है, वहां से पकड़ा गया, फिर वहां देवबंद से पकड़े गए। ये सब चीजें बताती हैं अरशद मदनी जिस तरह की धमकी देकर, ब्लैकमेलिंग करके, जो एक बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की भी पूरी किताब में लिखा हुआ था कि कैसे वो ब्लैकमेलिंग करके अपने लिए गैर मुनासिब रियायतें हासिल करेंगे, तो उनकी लड़ाई हमेशा वो रहती है। उधर पाकिस्तान में चूंकि लश्कर जो है अहले हदीस है, और वो पूरी तरह से बहुत ज्यादा वहां, उसको तो वहां भी मूवमेंट से ही पैसा मिलना है, वो उन पर पूरी तरह सरकार पर डिपेंड है। वो हमेशा सरकार के लिए, आपने देखा होगा, वो हमेशा कभी विरोध नहीं करता। वो हाफिज मोहम्मद सईद का विरोध कभी सरकार के खिलाफ नहीं होता। लेकिन देवबंदी उलेमा वहां पूरी तरह से, चूंकि वो अफगान बॉर्डर्स पर भी है, उनके साथ भी उनकी है, उसके बाद देवबंदी उलेमाओं ने वहां बड़े बड़े आतंकी हमले किए भी, कई बार वो पीछे भी हट जाते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे चाहे लश्कर झांगवी और लश्कर वो जो सिपाह सबा, उन सबके भी रिलेशन इनके साथ, देवबंदी ग्रुप के साथ होते हैं। तो वहां उसने जो किया, मुझे लगता है वो एकदम ओपनली जो आइडिया है उसके साथ है। यहाँ जो एक छिप के काम करने वाली स्थिति है उसका है, और एक अंदर धमकी के तौर पर है। क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि दारुल उलूम जो है आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और जाने का विरोध कर रहा है, जो जमीयत उलेमा हिंद बनाई गई थी, या तमाम उलेमा में फिर बाद में कांग्रेस सपोर्टेड हुई, वो दरअसल उस आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए, यहाँ फैलाने के लिए थे। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ से बैटिंग करते हैं, वहां उधर वो खुल के खेल रहे हैं। वहां चूंकि देवबंदी जितने भी वहां दारुल जितने भी मदरसे हैं पाकिस्तान में, जैसे जैश है, जैश देवबंदी देवबंदी आइडियोलॉजी का है। तो वो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि सरकार के कई सारे फैसलों के खिलाफ वहां पाकिस्तान में खड़ा होता है, क्योंकि उसका कहना सीधे तौर पर है, जो बेसिक आइडियोलॉजी है, कि हमको सिर्फ इस्लाम से मतलब है, हम कहीं भी लड़ेंगे, हमको सिर्फ उसको फैलाना है, हमारे लिए सरकारें कोई मायने नहीं रखती। लेकिन हिंदुस्तान में चूंकि इस तरह की स्थिति नहीं है, तो वो अपना बेसिक लड़ाई लड़ते हैं। और अरशद मदनी या आप देखेंगे जो दूसरे मदनी साहब हैं, वो भी तमाम चीजें इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं कि धीरे धीरे बोले। जबकि इनसे उलट मुझे लगता है कि आजकल आपने ओवैसी को जरूर गौर किया होगा, तिरंगे ट्राई कलर में पगड़ी बांधी है, ट्राई कलर का वो पूरा बनाया गया है, और वो बार बार कह रहे कि पाकिस्तान को नष्ट करो, पाकिस्तान पर हमला करो, पाकिस्तान को ऐसे ठीक करो कि वो कभी ना बोले। मुझे लगता है कि वो इनसे ज्यादा सही से है। लेकिन अरशद मदनी और उनके भतीजे की भी, जो महमूद मदनी की है, वो लड़ाई भी कई बार आपको यहाँ दिखाई देती है वेस्टर्न यूपी में। चूंकि ये पूरे यूपी का सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और दंगों की भी एक लंबी चेन है यहाँ से। वो आज से नहीं है, वो आजादी के समय से ही है, दंगों की भी चेन है। फिर आप थोड़ी दूर पर अलीगढ़ चले जाते हैं, जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान ले लिया किसने, कि अलीगढ़ के कुछ लड़कों ने और एक जिन्ना ने मिलके पाकिस्तान ले लिया उसके। जी, तो मुझे लगता है कि अरशद मदनी भले ही
उन पर भी लोगों को भी इलाके के लोगों को भी मालूम है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और इसका मतलब क्या है। तो सब समझते हैं, मुझे लगता है कि सरकार पाकिस्तान का भी इस पर शस्त्रागार था वो तो एएमयू। जी, जी, वो जिन्ना ने कहा था अलीगढ़ में और लियाकत अली खान ने जाके कि ये मेरा शस्त्रागार है और उसके बाद बल्कि यास्मीन खान की बुक में पूरी तरह से बताया गया था कि कांग्रेसियों ने शिकायत की थी। वहाँ जाके पुलिस से कांग्रेसियों ने कहा था कि साहब ये हम जब इधर से जाते हैं हिंदुओं को ये मारते-पीटते हैं, वहाँ से जाने नहीं देते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि देवबंदी जितने भी इस आइडियोलॉजी के लोग हैं वो ज़्यादा तरीके से ओपन पाकिस्तान में होते हैं। वो बिल्कुल, यहाँ वो दबे-छुपे ढंग से लेकिन कहना वही चाहते हैं। अरशद मदनी का भी कि आप जो है मोहब्बत से चलती है, देश मोहब्बत से चलते हैं, लेकिन ये बात आप उसमें तो नहीं कहते। जब इस्लामिक लड़ाइयाँ होती हैं, आप पैलेस्टाइन तक आप इज़राइल को नहीं कहते मोहब्बत के लिए। आप हिंदुस्तान को कह रहे हैं मोहब्बत के लिए। इज़राइल को तो खत्म करने की बातें करते हैं। तमाम चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। आप मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा कि प्याज के छिलके आप खोलते चले जाइए, खुलते चले जाएँगे निकलेगा क्या? तो हर बार उस आइडियोलॉजी से वही निकलना है, जो कि तय है, जो कि किताबों में लिखा हुआ है। ये लोग सिर्फ़ उस पर भाष्य करते हैं अलग-अलग चेहरे से क्योंकि उनको मालूम है, अभी जो हम लोगों के आजकल दोस्त बोलते हैं कि हाँ और उनसे बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे, जो आजकल अलग-अलग तरीके से जिनको मुर्तद ये लोग कह रहे हैं, लेकिन वो आसानी से बता रहे हैं कि कहानियाँ ये हैं, आपको समझने में आसानी होगी, लिहाज़ा अरशद मदनी साहब जो कह रहे हैं, अब उसको बहुत सारी आबादी डिकोड कर लेती है आराम से, उसी का ये है। और बेसिक बात तो ये है ना कि साहब कि वो जो पूरा का पूरा तालिबान है, वो मदरसा हक्कानिया जो देवबंदी मदरसा है, उससे निकला हुआ है। वो भी इसके मैं तो बल्कि 2001 में कवर करने गया आपको संजय जी बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं खुद गया और हुँ। अब मुझे मालूम नहीं उसका उन्होंने कुछ और नाम रखा हो नहीं रखा हो तो मैं जब पूरी बातचीत करके आया और उस समय तो मैं चूंकि बहुत पाकिस्तान ही गए थे आप? ज्यादा देवबंद हैं पाकिस्तान गए थे? नहीं नहीं मैं अपने यहाँ देवबंद दारुल उलूम की कवरेज बता रहा अच्छा, हूँ जो दारुल उलूम अटैक की हुआ था। तरफ। हाँ 9/11 के अटैक के बाद सारी दुनिया को अचानक लगा कि ये देवबंद है कौन क्योंकि तालिब वहीं से निकले हैं उसी की आइडियोलॉजी से हैं और तब लगा जैसे फजलुर रहमान के हैं या इनके सबके मदरसे वही हैं और सबसे पहले इन्हीं मदरसों के लोगों ने अफगान वार में मुजाहिदीन के लिए भर्तियां जो गैर अफगानी लोगों की थी या वो जो आजम के चेले थे जो बाहर से आए थे अरब से और उनसे उनके अलावा इन लोगों ने सबसे पहले उसमें योगदान दिया था। तो मैं जब वहां गया तो मुझे सारी चीजें समझ आई कि मुझे भी यही लग रहा था कि भाई तो आजादी की लड़ाई का बड़ा बहुत ही शानदार ये है मदारिस है इसने तो बहुत ही बड़े उसमें आज़ादी किए की और लड़ाई। इसमें हाँ साहब आजादी की उनके लड़ाई में साहब देवबंद के जो और रेस शबीर अहमद हाँ उस्मानी रेशमी थे, रुमाल से लेके सब बस मैं वो एक बात बताता हूँ आपको मैं आप उसको मैं कीजिएगा मैं आपकी बात पे थोड़ा-सा वो बता रहा हूँ कि जो शब्बीर अहमद उस्मानी थे, वो जी पाकिस्तान के शेखुल इस्लाम थे, देवबंद के ही। तो ये जो है वो दोनों नावों में पैर रख के चल रहे थे, कि साहब हाँ तो हुसैन मैं वही अहमद मदनी जो है वो कहे कि साहब कि वो मुत्तहिदा कौमियत और उधर शब्बीर अहमद उस्मानी, उधर शेखुल इस्लाम और पाकिस्तान। तो अब उसके बाद इन्होंने जब मैं चलने लगा वहां तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया एक दरवाजे पे कि इस पे क्या लिखा हुआ है हुँ। उस पे लिखा हुआ था सम्राट जहीर शाह गेट यानी हाँ, हाँ। अफगानिस्तान के जिन्होंने उसका तख्ता पलटा जिन तालिबों ने देवबंदी तालिबों ने उनके उन उस मदरसे के जो मेन आइडियोलॉजी का जो सोर्स है जो हेड है वहां पर उस बेचारे ने आके दरवाजा बनाया था तो ये देवबंद के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं थे और इसीलिए ये सब नैरेटिव चलते रहे अब लोग समझते हैं अभी लोग एक एक चीज समझते हैं आप ये सोचिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट में उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ संजय जी लोगों ने उस पर चूंकि अब माहौल बदल रहे हैं चीजें हम लोग सबक वैसे सीखना नहीं चाहते तो अलग बात है लेकिन अगर हम गौर करें तो मुरादाबाद दंगों से लेके मेरठ के दंगे हों या तमाम जगह हों आपको ये देख के बड़ा वो आश्चर्य हो सकता है मतलब आपको तो नहीं होगा आप उस आइडियोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हैं समझते हैं हमसे भी ज्यादा समझते हैं लेकिन उन तमाम लोगों की ज्यादातर में आप देखिए सारे लीगी थे उन दंगों में वो जो कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी में चले गए वो वहां
मुस्लिम लीग के लोग थे और जो देवबंद की दारुल उलूम से जिनके रिश्ते रहे, वो यहाँ तक कि आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ अभी, चूंकि आपने बात की, जब मसूद अजहर पहली बार इंडिया आया था, जब वो पकड़ा गया था, तो आपको पहले वो दिल्ली पहुंचा वाया बांग्लादेश और वो सब होने के बाद, और आप जानते हैं सबसे पहले वो कहां पहुंचा? देवबंद पहुंचा। तो देवबंद होके गया। तो देवबंदी मदरसों के साथ दुनिया भर के जितने लोग हैं, चाहे वो अलग अलग जगह पर हो, उनके रिश्ते क्या है और उनके एक्ट क्या है, ये दुनिया को पता चलता है। यहाँ जरूर इसको दबा ढका करके, क्योंकि उन लोगों को मैंने बताया, साइंस हम लोग 9th, वो इतिहास हम लोग 8वीं 9वीं तक ही पढ़ पाते हैं। साइंस के जितने ज्यादातर लोग हैं या वो हैं, तो उनको बाकी इतिहास का जो भी ज्ञान होता हो, लेकिन उनको कम से कम उतने दौर तक यही सिखाया जाता है कि ये आजादी की लड़ाई में थे, ये वो तमाम चीजें हैं, क्योंकि वो बहिश्ते जेवर बेचारे पढ़ नहीं पाते, जिसको आपने सुना है लोग। वो अशराफ उसका तो खानवी ने, आपको श्रेय देना चाहिए, उसका तो आपको श्रेय देना चाहिए। मुझे लगता है लोगों को भेजना भी चाहिए आपको, बदले में उनको पत्रम पुष्पम, क्योंकि आपने उनको पढ़ाया है, खास तौर से इस्लामिक लोगों को भी आपने पढ़ाया है बहिश्ते जेवर। अशरफ अली थानवी का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, तो माना जाएगा। और ये जो हमारा जो आधा फ्रंट है ओंकार जी, तो उस आधे फ्रंट का उपचार जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? संजय जी, तसल्ली की बात यह है कि पहली बार हम गंभीरता से केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बाकी दूसरे प्रदेशों में भी होते हुए अब देख रहे हैं। इसमें गुजरात में अहमदाबाद में भी हुआ है, सूरत में भी हुआ है, जूनागढ़ में भी हुआ है, और उत्तराखंड में लगातार चल रहा है। बाबा नेपाल की सीमा से लगे हुए सारे जिलों में बुलडोजर भेज करके बहुत तसल्ली से उन सबको डिसमेंटल करा रहे हैं, पूरी तरह ध्वस्त करा रहे हैं। और जो निर्णय ऊपर से लिया गया, यानी अमित शाह के स्तर से और नरेंद्र मोदी के स्तर से, ऐसा लगता है कि अब सबने उससे संकेत समझ लिए हैं कि ये निर्णायक कार्रवाई केवल पाकिस्तान के ऊपर नहीं करनी है भाई। जिसको जनरल विपिन रावत कह करके गए हैं कि 2.5 मोर्चों पर हमें लड़ाई लड़नी है, उनमें जो हमारे भीतर का पाकिस्तान है, ये ज्यादा खतरनाक है। और जिस तरीके से इन्होंने शांत, सुरम्य और देवभूमि कही जाने वाली आपकी हिमाचल और उत्तराखंड की तपोभूमि में भी मजारे बना ली, मस्जिदें खड़ी कर दी, तमाम तरह की वहां गतिविधियां शुरू की गई। और खास तौर से जो दूसरे देशों से लगी हुई सरहदों वाले प्रदेश हैं, वहां पर जिस तरीके से इनकी अचानक से मैं कहूंगा कि बदतमीजियां बढ़ी हैं। ये क्या हुआ था मालदा में, मुर्शिदाबाद में और दूसरी जगहों पर? ये पूरी पट्टी जो है ये बांग्लादेश से लगी हुई है। इसी तरीके से ये नेपाल से लगा हुआ पूरा इलाका है, जहां बाबा जी आजकल समतल करने में लगे हुए हैं। और दूसरी जगहों पर भी आप अहमदाबाद में देखिए, कितनी बड़ी आबादी खड़ी कर दी गई थी अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याज की। और जो पाकिस्तानी यहाँ 20-20, 30-30, 42, 43 साल से रह रहे थे, प्रेग्नेंट वहां होती थी पाकिस्तान में, बच्चे यहां देती थी, पालती थी, उनकी शादी ब्याह करती थी और खुद भी रह रही थी, उनको जब वापस भेजा जा रहा है। और ये तो साहब एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जो पकड़ में आ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अभी पकड़ में आई होगी या भारत सरकार के पास कोई इनपुट ही नहीं होगा। हमारे पास रॉ भी है, आईबी भी है, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके इनपुट्स तो बरसों से आए पड़े होंगे, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। अभी एक ऐसा मौका मिल गया कि भाई ये कार्रवाई की जाए। मैं तो हैरान रह जाता हूं जब देखता हूं कि उड़ीसा में, केरल में, मुंबई में, दूसरी जगहों पर जब पाकिस्तान के झंडे, निशान सड़कों पर फैलाए गए,
और उनसे व्हीकल्स गुजरे, लोग गुजरे, तो कुछ खातूनें जो हैं आकर के उनको हटा रही हैं। पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम आपके दिल में है, और जहां आप रह रहे हैं, जहां का खा रहे हैं, जहां परिवार चला रहे हैं, आप पाकिस्तानी खून को यहां जन्म देती हैं, यहां पालती पोसती हैं, उनको रोजगार दिलवा देती हैं, उनकी शादी ब्याह करवा देती हैं, मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं, घर बनवा रहे हैं मोदी जी, खाना दे रहे हैं, रसोई गैस दे रहे हैं, आयुष्मान योजना का आपको लाभ मिल रहा है, आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन भी मिल रहा है, शौचालय भी बन रहे हैं, और आप पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार लुटा रही हैं। तो ये बिल्कुल सही बात कह करके गए हैं विपिन रावत साहब। सैल्यूट है ऐसे व्यक्ति को। ये जो 2.5 मोर्चे में से आधा मोर्चा यहाँ है, मैं इसको आधा भी नहीं मानता, इसको तो पूरे से भी ज्यादा मानता हूं। और ये ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान से तो हमारी सेनाएं निपट लेंगी, पहले भी निपट चुकी हैं, इनसे निपटना बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि पहली बार निपटने की एक समग्रता में कार्रवाई शुरू हुई है, और ये हमें दिखाई दे रही है अब। जी धीरज जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी, मेरी नजर में आज तक की सबसे बड़ी जो कार्रवाई हुई है, वो गाजी सालार मसूद के बहराइच का जो जेठ का मेला है, उस पे जब यूपी सरकार ने जो कानून व्यवस्था का उसका कहा कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, और इस बार रोक दिया गया। इससे पहले हमने संभल में देखा, वहां नेजा मेला रोका गया, अलग अलग जगह। दरअसल ये मुझे लगता है अब तक की सबसे बड़ी जो सांस्कृतिक लड़ाई है, उसमें सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिसको सुल्तानुल औलिया कहा गया, वो जो तमाम, आप सोचिए 1034 में, यानी उस हमले से भी कितने साल पहले, 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध से भी कितने साल पहले, लगभग 150 साल से पहले की बात है, उसको किस तरह से, बल्कि ये जो गंगा जमनी का जो एक नैरेटिव जिसको हम लोगों ने, आप लोगों ने बनाया, लोगों को किस तरह से गढ़ा गया था, आप ये सोचिए कि उस पर पहली बार इतना बड़ा एक्शन होना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उस पूरे कैरेक्टर को मुझे लगता है बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि दर्शक नहीं जानते हैं उस बात को कि कैसे बारातें वहां पहुंचती हैं और उसका असर क्या है। क्योंकि अजमेर से जन्म होने की बात की जाती है, फिर वहां से मेरठ को ध्वस्त, फिर मेरठ से बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, ये तमाम चीजों पे होते हुए बाराबंकी, और उसके बाद बहराइच। आप देखें ये मेले सीरीज से शुरू होते हैं, ये दरगाहों पे मेले, मतलब मेरठ में भी बाले मियाँ, वहां भी तमाम जगह, हर शहरों में आपको दिखेगा। और ये वो है जो सीधे तौर पे, मतलब मैं तो वो जो हेनरी स्लीमन का था, हेनरी विलियम स्लीमन ने जो कहा कि उसको आश्चर्य हो रहा था, जो वो 1800 कुछ में जब लखनऊ में कमिश्नर था, रेजिडेंट अवध का, तो उसने कहा कि ये मुझे आश्चर्य ये है, अजीब बात ये है कि वो लोग पहुंच रहे हैं, मुसलमानों के साथ साथ यहाँ हिंदू पहुंचते हैं, जिसमें कि जिस आदमी की मजार पर, जिसके पास जो दर्ज ऐतिहासिक वो है, उसमें गैर आक्रमण है, गैर जरूरी और अनियंत्रित आक्रमण है, जिसमें हिंदू नष्ट हुए, यानी मारे गए, वो उन सबको देख रहा था। और आप ये देखिए, तब से उसकी किताबें, मैं तो ये देखने लगा कि आखिर इस फैसले की बुनियाद क्या हो सकती है, क्यों ये किया गया। अगर सिर्फ आप टाइप करेंगे जाकर और सिर्फ लिखेंगे कि गाजी मियाँ की, वो तो आपको हजारों कव्वालियां मिलेंगी, यहाँ तक कि वो सलमान अजहरी, वो सब वो ये कह रहा है कि आप 19 साल की उस जिंदगी से प्रेरणा लो, और बहराइच वालों तुम ये हो, और चूंकि बहुत अद्भुत कहानियां हैं कि वो सब क्या है, वो 19 साल की उम्र में, और आप सोचिए कैसे लपेट के लाया गया कि वो हल्दी लगती है, बारात निकलती है, नाचा गाया जाता है, मेहंदी लगती है। आप ये बताइए, तबलीगी जमात की स्थापना देवबंद से जाके इसलिए की गई थी कि मेवात में शादी ब्याहों में अभी भी वो लोग हल्दियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके यहाँ भात होता है। यही बात वेस्टर्न यूपी के इलाकों में अलग अलग, और चूंकि ये जो गैर जरूरी काफिराना प्रथाएं हैं, इनको रोकने के लिए तो वो बनी थी,
लेकिन आप इसमें सब होने दे रहे हैं क्योंकि इससे बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा आता था। ये पैसा आप चाहे देवा शरीफ में देखें, चाहे बहराइच, एकदम इमेंस, क्योंकि हिंदू बहुत जबरदस्त तरीके से, और आप उस आदमी को भूल जाते हैं जिसने आपको इस आतंक से मुक्ति दिलाई थी। क्योंकि इतिहास की किसी भी किताब में नहीं है कि एक कोई गाय को बचाने वाला, फला बचाने वाला, क्योंकि शादी के वक्त पीढ़ा आता है, पीढ़ा आता है। आप सोचिए 500 से ज्यादा बारातें पहुंचती हैं वहां, जिसमें दूल्हा नहीं होता, क्योंकि बाले मियाँ उसी दिन मारे गए जिस दिन वो दूल्हे के लिए जा रहे हैं 19 साल में। और कोई कहता है कि सोमनाथ पे हमले में शामिल हुए। मतलब अद्भुत तरीके से ये रचा हुआ, और ये पहला चेहरा, मैं फिर कहता हूं कि गंगा जमनी तहजीब का जो एक फर्जी फेक नैरेटिव था, ये उसका पहला चेहरा है। बल्कि अकबराबादी जैसे उसको आप उनको सुनिए, लोक गीतों को सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये आदमी इस तरह से बड़ा करके रखा गया कि वो आप वहां हजारों मांगने जा रही हैं, बच्चे की बच्चे जिनके नहीं होते, वहां बाल लिखा हुआ है, जिसने कोखें उजाड़ दी हूं, तमाम चीजें लिखी हुई हैं, कोई ऐसी नई चीज नहीं है। और महाराजा सुहेल देव एक बड़ी बहादुरी के साथ जिस आदमी को मारता है, इस तरह से मारता है क्योंकि महमूद गजनवी के बाद वो यहाँ स्थायी नहीं हो पाया था इस्लामिक रूल, तो वो तो इसी को स्थायी करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ फिर दोबारा हुआ और इसके लिए काफी सारे हमले हुए और लड़ाइयां हुई और महाराजा सुहेल देव ने मारा। लेकिन आज से 5 या 7 साल पहले कितने लोग महाराजा सुहेल देव को जानते थे? बहराइच में भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि महाराजा सुहेल देव के नाम पर कुछ हो। वहां मेडिकल कॉलेज है, और जिस दिन ये पहुंचती हैं बारातें और वो सब होती हैं, उस दिन वहां आप देखेंगे हिंदू लोगों की एक भीड़ जो है विजयोत्सव मनाती है, क्योंकि वो वॉर को मानती है कि हाँ वॉर हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार है वो बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक कर रही होगी, या अलग चीजें हमको दिख रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोई भी सरकार बनाएगी सब चीजें, लेकिन इस सांस्कृतिक हमले का सामना करना, जिसने पूरे के पूरे आपके नैरेटिव, पूरे इतिहास पूरे को सिर के बल खड़ा कर दिया, और आप एक ऐसी कौम में शुमार हो गए जो स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित है, अपने ही हमलावर, अपने ही शोषकों से प्यार करने लगती है, उस जैसी कौम बन गए हैं आप वहीं जाके मत्था टेक रहे हैं जिन्होंने आपको कत्ल किया, जिन्होंने आपको इसलिए। और आपको मैं बताऊं, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शाहिद अमीन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, जिसको इतिहासकार, उसकी जो किताब है वो सेंट लाइफ बताता है, और ये बताता है, उसकी जो प्रीफेस है उसमें लिखा कि वो मार्टर हुए किसमें, होली वार में। होली वार क्या होता है? और आप उन कव्वालियों को सुनो, उसमें सब में कह रहा है कि बातिल से लड़ते हुए मरे, हक के लिए। अरे भाई, सब चीजें आपके पास थी, लेकिन आप ये कहने से चूक रहे थे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसको यूपी सरकार ने, चाहे वो किसी भी रूप में उठाया, उसको उठाया, और मुझे लगता है हमको इस बदलाव को सबसे बड़ा कदम मानना चाहिए अब तक का। तो अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ओंकार जी को और धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।